हेलो स्टूडेंट, सक्सेस मंत्र में आप सबका स्वागत है। मैं वाल्मीकि कुमार घोष। आज का हमारा टॉपिक है कि ग्लोब जो पृथ्वी के एक रोल मॉडल के रूप में जाने जाते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्लोब क्या है। सर्वप्रथम देखते हैं कि ग्लोब यह पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, जिसकी सहायता से हम पृथ्वी के विभिन्न स्थानों, पर्वत, पठार, सागर, महासागर एवं द्वीपों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ग्लोब एक पृथ्वी का ऐसा लघु रूप है जिसकी सहायता से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों, पर्वत, पहाड़ों, सागरों, महासागरों एवं द्वीपों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्लोब जो है पृथ्वी का एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसकी सहायता से ग्लोब की सहायता से पृथ्वी पर के विभिन्न स्थानों का पता किया जाता है। तो आइए ग्लोब के बारे में। यह एक ग्लोब है जो पृथ्वी की आकृति के जैसा होता है। तो ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। मतलब ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब भूमध्य रेखा पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। उसका ऊपरी भाग जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसका निचली भाग दक्षिणी भाग, मतलब दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाने जाते हैं। ग्लोब के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध वाले भाग को स्थल गोलार्ध भी कहा जाता है। स्थल गोलार्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पृथ्वी पर के ज्यादातर क्षेत्र क्या है, स्थल आते हैं। उसी प्रकार ग्लोब के जो दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र है, उसको हम लोग जल गोलार्ध या जल गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर के ज्यादातर भाग इस क्षेत्र में सागर और महासागर आते हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि ग्लोब पर स्थिति का पता लगाने के लिए बहुत सारे रेखा खींची जाती है, जिसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अब अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अक्षांश रेखा ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा क्या है, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब मतलब नक्शे पर हम लोग जो है इस साइड जो इसको पूर्व बोलते हैं, ठीक है, इस साइड बोलते हैं पश्चिम बोलते हैं। तो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम जो बहुत सारे हम रेखा खींचे रखे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे ग्लोब से पूरब से पश्चिम रेखा खींची गई, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा जो खींची जाती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में कुल ग्लोब पर 90 अक्षांश रेखा खींची जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखा खींची जाती है। और एक जो विषुवत रेखा है, यह भी अक्षांश रेखा का काम करता है। तो इस तरह से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर 181 अक्षांश रेखा खींची जाती है, ठीक है। तो ग्लोब पर जो है उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा और एक भूमध्य रेखा, इस तरह से मिलाकर सभी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है, 181 ग्लोब पर रेखा खींची गई। अब इन्हीं रेखाओं की सहायता से पृथ्वी पर के विभिन्न स्थानों की स्थिति का पता लगाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा खींची जाती है, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा खींची जाती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एक रेखा खींची जाती है, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में एक रेखा खींची जाती है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक इसी तरह से उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा खींची जाती है, इसको हम लोग अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ग्लोब पर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा खींची गई, इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा कहते हैं। उसी तरह से ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध में 66 डिग्री पर एक रेखा खींची गई, जिसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से ग्लोब पर कई रेखाएं खींची गई जिसके सहायता से हम लोग विभिन्न स्थानों की स्थिति का पता करते हैं। एक बात और यहाँ पे, अब ग्लोब पर दो अक्षांश की बीच की दूरी स्थल पर कितना होता है, तो ग्लोब पर खींची गई दो अक्षांश रेखा की दूरी पृथ्वी पर जो है 111 किलोमीटर होते हैं। 111 किलोमीटर का दूरी होता है। मतलब ग्लोब पर जो अक्षांश रेखा खींची गई, कहने मतलब हुआ 0 डिग्री से अगला अक्षांश रेखा 1 डिग्री पर जो खींचा गया, इन दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ठीक है। उसी प्रकार ग्लोब पर बहुत सारे देशांतर रेखा खींची गई है। ठीक है। तो देशांतर रेखा क्या होता है, ग्लोब का सबसे ऊपरी भाग जो है वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है, क्योंकि उत्तरी भाग, और निचला भाग इसका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ग्लोब का सबसे निचला भाग जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। उसी तरह से ग्लोब पर उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश तक जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरह से ग्लोब पर देशांतर रेखा खींची जाती है। ठीक है। तो ग्लोब पर जो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ध्रुवों पर पृथ्वी का आकार जो है चपटी बताया गया। विद्वानों ने अध्ययन करके, भूगोलवेत्ता ने बताया कि पृथ्वी की जो है ध्रुवों पर चपटी है। तो इस तरह से जितने भी देशांतर रेखाएं हैं आके जो है ध्रुव पर मिलते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अब आता है कि ग्लोब देशांतर रेखा के क्या था। अब ग्लोब पर पूरब की ओर, ध्रुव से पूरब की ओर कुल 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती है। ग्लोब पर पूरब की ओर, ध्रुव से पूरब की ओर कुल 180 देशांतर रेखा खींची जाती है। ठीक उसी तरह से ग्लोब से पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर रेखा खींची जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर कुल देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 360 है। तो ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अब इससे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, बराबर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि दो देशांतर के बीच की दूरी स्थल पर कितना किलोमीटर होता है। तो दो देशांतर पर बीच की दूरी सर्वाधिक जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर होते हैं, क्योंकि सर्वाधिक दूरी यहाँ पे देशांतर रेखा के बीच की दूरी कहाँ होते हैं, भूमध्य रेखा के पास होते हैं। तो दो देशांतर के बीच की सर्वाधिक दूरी स्थल पर कितना होता है, 111.4 किलोमीटर होते हैं। कितना होते हैं, दो देशांतर के अधिकतम दूरी कितना होते हैं पृथ्वी पर, 111.4 किलोमीटर होते हैं। इस तरह से हम लोग जो है ग्लोब की सहायता से कई रेखाएं देखते हैं। अब एक चीज जानते हैं कि जो ध्रुव है, ध्रुव से यदि हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ध्रुव से हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री जाने पर समय का अंतर 4 मिनट बढ़ जाता है। ठीक है। 1 डिग्री जाने पर समय का अंतर क्या होता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। उसी तरह से ध्रुव से हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय में क्या होता है, 1 डिग्री पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय का अंतर जो है 4 मिनट घट जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम जैसे हम जानते हैं कि सुने हैं भी कि कई जैसे यहाँ पर दिन है तो कई जगह क्या होते हैं, रात होते हैं। तो इसी कारण क्या है, ग्लोब पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इससे हम तिथि का निर्धारण करते हैं, तिथि का समय का निर्धारण करते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्लोब पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होते हैं इससे हम किसी भी क्षेत्र का समय पता किया जाता है, समय पता किया जाता है। उसी तरह से ग्लोब पर जो 180 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है उसके सहायता से हम किसी भी क्षेत्र का तिथि पता करते हैं, तारीख को इससे पता किया जाता है। ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि भारत का जो है ग्लोब पर या ग्लोब की स्थिति में कौन सा स्थान है, तो भारत के नक्शा में हम लोग जानते हैं कि भारत जो है ग्लोब पर उत्तरी अक्षांश में आता है और इसका प्रारंभिक स्थान जो है 8 डिग्री शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं 8 डिग्री शुरू होता है और इसका 97 डिग्री में खत्म होता है, 37 डिग्री में खत्म होता है। तो हम अक्षांशीय की तुलना में कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र होता है यह भारत का होता है। जो यह क्षेत्र है भारत का है और इसका जो निचली क्षेत्र होता है अक्षांशीय में वो 8 डिग्री होता है। तो भारत का स्थिति ग्लोब में जो होता है अक्षांशीय स्थिति में
अक्षांशीय स्थिति में देखा जाता है। अक्षांशीय स्थिति में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश में यदि देखा जाता है भारत के स्थिति तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होते हैं। उसी तरह से यदि देशांतरीय में देखा जाता है भारत की स्थिति तो भारत का देशांतरीय स्थिति देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस तरह से कहते हैं 68 डिग्री भारत का देशांतरीय स्थिति में यहाँ पे आते हैं और 97 डिग्री यहाँ पे आते हैं। इस तरह से भारत का जो पूर्वी क्षेत्र होता है गुजरात वह इसके सीमा में आते हैं और अरुणाचल प्रदेश के सीमा में आते हैं। इस तरह से अक्षांशीय देशांतर में विधा गया। और अब भारत में समय का अंतर जो निकाला जाता है, हम लोग जानते हैं कि भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद से होकर गुजरते हैं जिसका मान है 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री, भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसी के सहायता से भारत का तुलना बाकी देशों के तुलना की अपेक्षा में यहाँ का समय का अंतर 5.5 घंटा आगे हो जाते हैं। जो मेन समय ग्रीनविच का लंदन है उसके समय जोन से भारत का समय जोन 5.5 घंटा आगे होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं, दिन रात होते हैं और पृथ्वी 24 घंटा में एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, और पूरा चक्कर करने मतलब क्या है, 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। इसलिए 1 घंटा में 15 डिग्री समय का अंतर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 15 डिग्री लगते हैं और 15 डिग्री में समय का अंतर 1 घंटा होता है। तो इस आधार पर 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो इस तरह से ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का सही स्थिति पता करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विस्तृत रूप से कि कर्क रेखा क्या है और कर्क रेखा पर भारतीय कौन कौन से राज्य स्थित हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर